तो स्वागतम। रिसा आईएएस की ओर से आपका अभिनंदन है। आप लोगों की भारी डिमांड पे इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, उसके बारे में आप लोगों ने फीडबैक दिया था। आप बैठ जाइए। उस पर हमने एक वीडियो बनाया है जो फिजिकल डेफिसिट को लेकर के आपने डिमांड की थी। इसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप अपने साथ और दोस्तों को रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करा के उसके पेड वर्जन में ले जाएं, उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, सब्सक्राइब करें, रिसा आईएएस प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो हाउ टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। हिंदी में फिजिकल डेफिसिट को क्या बोलते हैं? वित्तीय घाटा। तो फिजिकल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करें और उस फिजिकल डेफिसिट से क्या लाभ है हमें। मजे की बात देखिए, घाटा में भी क्या लाभ है। एक तरफ तो आपको डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, ऊपर से हम कह रहे हैं कि उसमें भी क्या लाभ है। तो ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो गया। और पहला जो कंट्रोल कैसे करें, इसको जानने से पहले आप फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या है? वित्तीय घाटा, रिसीट्स यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बेसिक तो यही है कि कितना आपको आय प्राप्त हुआ और उसमें से कितना आपका खर्चा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके आय में क्या क्या चीज़ें हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपके घर की आय से इसकी आय थोड़ी डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट को जो रिसीट्स मिलता है, आय होती है, लाभ होता है, वो होता है राजस्व यानी रेवेन्यू से, और दूसरा होता है कैपिटल से। कैपिटल माने पूंजीगत। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत। पूंजीगत का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें भौतिक रूप से दिखाई पड़ती है, क्रिएट होती है, वो कैपिटल रिसीट्स आप ऐसे समझ लें कि उसमें वो सब चीज़ें आती है जो फिजिकल फॉर्म में ज़्यादातर रहती है। तो रेवेन्यू और कैपिटल दो तरीके की आय सरकार को प्राप्त होती है। तो रेवेन्यू जिसको राजस्व आय बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, उसमें दो तरीके की चीज़ें आती है, एक टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। इनकम टैक्स, जीएसटी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो टैक्स के रूप में जो पैसा आता है वो बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और दूसरा है नॉन टैक्स, ये वाला नॉन टैक्स, जिसमें टैक्स के द्वारा पैसा नहीं आ रहा है। तो नॉन टैक्स में सरकार को जो मिलता है वो मिलता है रेंट से, और डिस्काउंट जो है क्लाइंट को मिला होता है पहले, वो बाद में रिपे करता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, रेंटल और डिस्काउंट फ्रॉम क्लाइंट्स, ये जो है रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। और कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, मैंने कंपनियों का हिस्सा बेच के उससे पैसा ले लेना, या लैंड या एसेट मोनेटाइजेशन, जो सरकार के पास आइडल पड़ी हुई परिसंपत्तियां भौतिक रूप में, उसका जो है किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन और यूज किया जाए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इस डिसइन्वेस्टमेंट में क्या शामिल है? लैंड या एसेट मोनेटाइजेशन। आइए बैठिए। तो लैंड मोनेटाइजेशन कहिए या एसेट मोनेटाइजेशन कहिए, कि जो फिजिकल फॉर्म में एसेट होती है भौतिक रूप में सरकार के पास, उसको सेल करना, बेचना, उससे उसकी वैल्यू को मौद्रिक रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बेच करके। तो वो जो इनकम आती है डिसइन्वेस्टमेंट या एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू, वो कैपिटल रिसीट्स में आती है। दूसरा जो लोन सरकार लेती है, बोरोइंग, उधार, तो ये सब इनकम जो है आपका कैपिटल रिसीट्स में चला जाता है। तो रिसीट्स यानी आय दो तरीके की हो गई, एक रेवेन्यू और दूसरा एक कैपिटल। रेवेन्यू में क्या आया? टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। और उस टैक्स और नॉन टैक्स में क्या है वो बताया हमने। कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग गुड्स, लोन्स, बोरोइंग्स, उधार। तो ये हो गया रिसीट्स।
अब आपके घर में इतने तरीके की रिसीट्स नहीं मिलती, कुछ कुछ मिलती है लेकिन 100% नहीं आती आपके पास। तो ये थोड़ा सा आपके समझने के लिए कि क्लियर हो जाए कि रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। उसी तरीके से खर्चा, आपने कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर, उसमें भी दो तरीके के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पहले भी बता चुके हैं कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वन टाइम, उसको बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जैसे सैलरी वैलरी हो गया, कंटीजेंट खर्चा हो गया, वो हो गया रेवेन्यू। तो अब आपको समझ में आ गया कि फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर तो होता है, लेकिन उस रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल है और उसके एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये हमने आपको बताया। अब आगे चलिए। बड़ा अजीब लगता है कि कैसे इसको कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो क्या है, वो आप देखिए। चलो इसी को ले लें। अच्छा, तो आपको कैसे जो है फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करें, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है सब्सिडी कंट्रोल। हाउ टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा को कैसे कम करें, नियंत्रित करें, डेफिसिट। तो सबसे पहला तरीका होता है सब्सिडी कंट्रोल करिए। दुनिया भर की जो सब्सिडी सरकार बांटती है उसको लगाम लगाइए। अब किस किस की सब्सिडी कम होगी वो अलग विषय है। जो रैशनल हो, जिसको कटिंग किया जा सकता हो, सरकार ने इस बार सब्सिडी कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स, मैन्योर्स, इस सब पे जो है कंट्रोल किया है कुछ। तो सबसे पहला है सब्सिडी कंट्रोल। दूसरा है कि जितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो टैक्स इवेजन होता है, कर अपवंचना जिसको हिंदी में कहते हैं आप, मतलब जो लोग कर नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जीएसटी पे गलत बिलिंग कर रहे हैं, उसको कैश में दिखा रहे हैं। तो दूसरा तरीका है टैक्स इवेजन, जो है कर अपवंचना जो है, इसको रोका जाए। तीसरा है कि आप अपने अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करिए। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसकी कोई पूर्वानुमान नहीं हो रही है। जैसे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में सबसे पहला रोल आता है इंटरेस्ट पेमेंट का, ये सबसे ज़्यादा तंग करता है। ये दूसरा आता है डिफेंस का, अनप्लान्ड। तो एक नंबर पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो है रेट कम करिए, बोरोइंग कम करिए। अगला होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या चीज़ है? एक तो पहले डेफिसिट पढ़ रहे थे, फिर ये डेफिसिट पहले हम लोग फिजिकल डेफिसिट पढ़ रहे हैं, उसमें फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास नोट कम है तो थोड़ा छाप लीजिए ज़्यादा, ये है सीधा सा मतलब उसका। आपके पास 4% जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट है, 5% है, 6% इतना ही रहता है ऑलमोस्ट। तो क्या करिएगा, थोड़ा सा जो है नोट छाप कर डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लीजिए। ये भी एक तरीका सरकार करती है। और कुछ देशों में तो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे फिर बोरा भर के रुपया ले जाते हैं 1 किलो चीनी खरीदने के लिए। किसी अफ्रीकन कंट्री का आपने नाम सुना होगा। हाँ, और उसका बाद है डिसइन्वेस्टमेंट जो हम बता रहे थे, या एसेट्स मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब जो सरकार के पास फालतू एसेट्स पड़ी है, फैक्ट्री आइडल पड़ी है, लैंड पड़ा है, कोस्टल बेल्ट पड़ा है, पोर्ट पड़ा है, तो उसको बेचना। और डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, बीएचएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, कॉटन कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह, उसको जो है इक्विटी शेयर जो है मार्केट में बेच के पैसा
इकट्ठा करना। और एक दूसरा है ब्रॉडन टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को जो है व्यापक बनाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स की श्रेणी में आए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैपिटल स्पेंडिंग। अब आप कहेंगे ये तो और उल्टी बात हो गई है, तो कैपिटल स्पेंडिंग यानी पूंजी का व्यय, पूंजी व्यय कैसे भी करिए। एक तरफ आपको पढ़ा रहे हैं कि पूंजी की कमी है, दूसरी तरफ पढ़ा रहे हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए पूंजी व्यय भी करिए, पूंजी को खर्च करिए। तो एक सीधा क्वेश्चन तो था कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसका टेढ़ा क्वेश्चन क्या है कि फिस्कल डेफिसिट क्या देश के लिए हमेशा हानिकारक है, ये क्वेश्चन बनेगा। या फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग का क्या अभिप्राय है और वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था की गति को मंद या तेज करता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा खराब नहीं माना जाता है। अगर ये 2-4-5% के नीचे है तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कभी भी फिस्कल डेफिसिट जीरो नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि फिर आपकी जो आर्थिक एक्टिविटीज है वो मंद होने लगेगी। तो 2-4-5% घाटा जो है अच्छा रहता है, और उस फिस्कल डेफिसिट में पूंजी व्यय जो उसको कंट्रोल करने के लिए खर्च किया जाता है, उससे अर्थव्यवस्था की गति को तेजी मिलती है। तो इसलिए ये हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है। तो पूंजी व्यय करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूंजी व्यय आप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि आप कोई जो है डैम बना रहे हैं बिजली परियोजना के लिए, कहीं पे सड़क जो है 4 लेन 6 लेन बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको जो सड़क मार्ग 8 लेन की बना रहे हैं, कहीं पे आप ब्रिज बना रहे हैं। तो जितने बिजली के लिए आप कुछ प्लांट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन, तो आप ये लिखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट हर परिस्थिति में खराब नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके द्वारा पूंजी व्यय करके उसके देश की अर्थव्यवस्था को तेज किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे हम कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करें, उसमें जो पूंजी व्यय है वो आपके आर्थिक गतिविधियों को तेज कर रहा है। और कैसे तेज कर रहा है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट होगा, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, आधारिक संरचना मजबूत होगी, बिजली बनेगा, सड़क अच्छा होगा, तो बाकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उस सबको प्रमोट करेगा वो। तो एक ऐसी परिस्थिति है पूंजी व्यय फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए कि उससे आपको फिस्कल डेफिसिट होते हुए भी फायदा है। तो सरकार क्या फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए पूंजीगत व्यय को बंद कर दे? ये तो अपने हाथ में है ना। भाई नहीं होगा बिजली का निर्माण एक्स्ट्रा, नहीं होगा रोड का निर्माण एक्स्ट्रा, कोई आधारिक संरचना नहीं बनेगी, पूंजी खर्च नहीं होगी। तो अभी जो हमने बताया रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर, तो जब एक्सपेंडिचर ही कंट्रोल कर लेंगे उसमें इंपॉर्टेंट पूंजीगत व्यय वाला, तो ये फिस्कल डेफिसिट खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वित्तीय घाटा हमेशा जो है जीडीपी के 2-3-4% तक होना सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। और कैसे लाभकारी है वो हमने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ सकता है कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए विभिन्न उपायों में से किस उपाय को सकारात्मक माना जा सकता है। तो सिर्फ सकारात्मक में यही है, बाकी तो सब उपाय नेगेटिव है कि ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। उससे कितना फ़ायदा होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको हमने बताया, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में नोट छापिएगा तो जो है इन्फ्लेशन आ जाएगा, रिसेशन शुरू हो जाएगा, वो सब अलग बवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर
करके फिजिकल डेफिसिट को कम करना उतना न्यायोचित नहीं है जितना कि उसे खर्च करके आधारिक संरचनाओं पर खर्च करके देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आप कोई काम करने के लिए लोन लेते हैं और उस समय आप माइनस में चले जाते हैं, लेकिन उस लोन लिए हुए पैसे से जब आप कुछ अर्न करते हैं तो उससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक और आपको फ़ायदा होता है, और वो जो आप माइनस में थे वो प्लस में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था फिजिकल डेफिसिट। डेफिनेशन क्या है? रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंडिचर में कौन कौन चीज़ें आती है वो जानना ज़रूरी है, जो हमने आपको बताया। फिजिकल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताया। और फिजिकल डेफिसिट को हमेशा सेहत, आर्थिक सेहत के लिए खराब नहीं माना जाता है, और उसमें से जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है पूंजीगत व्यय, वो हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव आर्थिक विकास की गति को तेज करता है। तो अब आप समझ गए कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में सारी चीज़ें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। नेक्स्ट के लिए मिलते हैं 2-3 मिनट ब्रेक के बाद। तब तक आप प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करवाइए, और 160 लोग जो ज्वाइन किए हैं उस संख्या को बढ़ाइए और सबका भला करिए, सबको जो है जोड़िए। प्रीसा IAS के साथ गारंटीड सिलेक्शन की गारंटी बार बार दी जाती है, और ये एक वचनबद्धता है, कमिटमेंट है जो हम पूरा करेंगे और आपको करके दिखाएंगे। बस शर्त यह है कि आप हमसे जुड़े ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।